तो मैंने आपको ANBC और COB के बारे में समझाया था कि किसी भी बैंक का, ये खासकर पहले हम बात करें डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक का, तो यदि मान लीजिए ये टोटल ANBC और COB है, उसका 40% जो है जिनके पास 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, ठीक है, तो उनका जो 40% जो है वो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि यदि फॉरेन ब्रांचेज हो, फॉरेन बैंक हो जिसके 20 से कम ब्रांचेज हो, तो उनके लिए जो भी जो है उनको 40% जो है टोटल ANBC का उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर में डालना है। फिर मैंने आपको RRB के बारे में बताया था कि RRB के लिए जो ये लिमिट है वो 75% कर दी गई है। मतलब कि समझिए ऐसा कि कुछ इस प्रकार का ये पूरा का पूरा एरिया जो है इनको RRB का ये पूरा का पूरा प्रायोरिटी में डालना है। और फिर यही चीज़ लागू होता है SFB के लिए भी, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है आपको। अब देखिए इसमें सब टारगेट क्या है, ये तो मैंने आपको ओवरऑल ANBC, ये जो पाई चार्ट है वो ANBC को शो कर रहा है। ANBC का 40% जो है वो डालना है प्रायोरिटी में। अब इस 40% के अंदर क्या क्या पार्ट है वो ज़रा देखते हैं। तो इस 40% के अंदर आप देखिए, यदि ये मान लीजिए 40% शो कर रहा है तो उसमें से 18% जो हिस्सा है वो एग्रीकल्चर को जाएगा, 18%, ठीक है। किसके लिए 18%? डोमेस्टिक के लिए और फॉरेन बैंक के लिए। बस स्मॉल फाइनेंस बैंक यदि है, यहाँ पे मैं SFB का अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। SFB का जो प्रायोरिटी सेक्टर का क्लासिफिकेशन है उसमें से 10% मात्र एग्रीकल्चर का रहेगा, ठीक है। माइक्रो इंटरप्राइज की बात करें तो देखिए माइक्रो इंटरप्राइज के लिए कितना डाला गया है, 7.5%। समझिए 18% गया एग्रीकल्चर में, ठीक है। मैं दूसरा कलर का यूज़ कर लेता हूँ पेन, ओके, यहाँ पे मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, ओके, ये दिस वन। तो ये जो 7.5% है ये जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा हमारा माइक्रो के लिए, ठीक है। और इसमें भी 7.5% ही है। SFB के लिए भी कितना है, 7.5%, ठीक है। वीकर सेक्शन में की बात करें तो वीकर सेक्शन में चाहे वो हमारा डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक हो और SFB हो तो 12% है। तो ये हमारा 12% जाएगा कहाँ पे, वीकर में, ठीक है। SFB में भी कितना जाएगा, 12% जाएगा। लेकिन RRB में जो है वीकर सेक्शन में कितना जाएगा, 15% जाएगा। फॉरेन बैंक के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है ये चीज़, ठीक है। और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी का अलग केस है, फिर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस। अब मैं आपको ले चलता हूँ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का ये देखते हैं टारगेट्स क्या स्पेसिफाई किया गया है, इसको शॉर्ट में हम लोग UCB बोलते हैं। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अपना टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट फुलफिल करना जरूरी होता है। तो जो भी अभी हमने 40% वाला टारगेट देखा था वो वही है, 40% ऑफ ANBC एंड COB विचएवर इज हायर। अच्छा, 31 मार्च 2024 से ये बढ़कर 75% हो जाएगा, ठीक है। मार्च 2024 तक ये टारगेट 75% तक बढ़ाना होगा। अब देखिए कंप्लाइंस का माइलस्टोन आप देख सकते हैं, 31 मार्च 2022 तक 50% कंप्लीट करना है, 31 मार्च 2023 तक 60% तक पहुंचना है और 31 मार्च 2024 तक 75% का फाइनल टारगेट अचीव करना है। अब माइक्रो इंटरप्राइज के लिए टारगेट देख लीजिए, तो माइक्रो इंटरप्राइज के लिए टारगेट है 7.5%। यहाँ तो पहले भी मैं आपको बता दी, मैं UCB की बात कर रहा हूँ, जो पहले भी था सबके लिए वही इसके लिए भी है, ठीक है। तो बैंक को अपना 7.5% ऑफ ANBC या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट जो भी ज़्यादा हो माइक्रो इंटरप्राइज को देना जरूरी होता है। फिर वीकर सेक्शन में 12% का है। वीकर सेक्शन के लिए 12% ऑफ ANBC और COB विचएवर इज हायर, इसका टारगेट सेट किया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, रिवाइज टारगेट है फेज ऑफ अप्रोच में। अब डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल ईयर के टर्म में डिवाइड किया गया। एक बैग सीधा 12% नहीं बोला गया, पहले आप 11% कीजिए, फिर 11.5% पे लाइए, फिर 12% पे लाइए। तो जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में था उसमें इनका था 12% का टारगेट था। अब वीकर सेक्शन की बात करते हैं। वीकर सेक्शन टारगेट फॉर RRB, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि RRB का जो वीकर सेक्शन टारगेट है वो स्लाइटली हायर है, वो है 15%। समझने की बात यह है कि PSL का ऑब्जेक्टिव है कि प्रायोरिटी एरिया जैसे एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेस, वीकर सेक्शन को ज़्यादा फंडिंग मिले। मार्च 2024 तक हर बैंक को अपने टारगेट अचीव करने होंगे टू कम्प्लाई विद RBI गाइडलाइन, राइट। तो ये टारगेट सिर्फ नंबर नहीं है, यह एक तरीका है जो इंश्योर करता है कि इकोनॉमी के हर सेक्टर तक फाइनेंशियल रिसोर्स पहुँच सके, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा वीकर सेशन के बारे में बताता हूँ कि वीकर सेशन के अंदर कौन कौन आते हैं। वीकर सेशन के अंदर हर एक वो लोग आते हैं जो इकोनॉमिक और सोशल लेवल पर वनरेबल होते हैं। RBI ने इसके लिए एक स्पेसिफिक लिस्ट बनाई है, अब मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। जैसे पहला आप देख सकते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, मतलब वो छोटे किसान जो लिमिटेड लैंड पर फार्मिंग करते हैं। आर्टिसन, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, क्रेडिट लिमिट लेस देन 1 लाख, मतलब विलेज के छोटे आर्टिसन और इंडस्ट्री जिनका क्रेडिट लिमिट 1 लाख से कम है। फिर आते हैं हमारे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, राइट, के बेनिफिशियरी, जैसे कि NRLM हो गया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, SRMS, ठीक है। तो ये सभी स्कीम के अंदर आने वाले लोग भी हमारे वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं। स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब, यानी ST/SC कम्युनिटी जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज है। फिर हमारे आते हैं DRI स्कीम। DRI क्या होता है, डिफरेंशियली रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम।
मतलब कि वो लोग जो लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन के लिए एलिजिबल हैं। फिर आते हैं हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी बोलते हैं इसको। एसएचजी क्या होता है? वो ग्रुप जो रूरल और सेमी अर्बन एरिया में वुमेन एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम करते हैं। फिर आते हैं हमारे डिस्ट्रेस फार्मर। डिस्ट्रेस फार्मर कौन होते हैं? तो वो किसान जो नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से लोन लेकर बर्डन में हैं, तो इंडेप्टेड टू द नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर। तो जो फार्मर जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से लेकर लोन लेकर बर्डन में है, वो आता है डिस्ट्रेस फार्मर। फिर आते हैं डिस्ट्रेस्ड पर्सन अदर देन फार्मर, जैसे कि फार्मर के अलावा वो लोग जो 1 लाख तक का लोन लेकर फाइनेंशियल ट्रबल में हैं। फिर आते हैं हमारे इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरी। ये कौन होते हैं? तो ऐसी वुमेन जो 1 लाख तक का लोन लेकर अपने बिजनेस या नीड फुलफिल करती हैं। फिर आते हैं पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल जो अपने फाइनेंशियल नीड के लिए लोन लेते हैं। फिर आते हैं पीएमजेडीवाई अकाउंट होल्डर, प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट होल्डर, यानी कि वो लोग जो प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट में ओवरड्राफ्ट के लिए एलिजिबल हैं। और फिर आते हैं हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी कि सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसीज और जैन। तो वीकर सेक्शन को प्रायोरिटी सेक्टर में इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस में माइनॉरिटी कम्युनिटी आल्सो अंडर दिस वीकर सेक्शन। सो जैसे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसीज और जैन एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। And now let's talk about the common guidelines for priority sector loan, key highlights. Let's see common guidelines. So the first thing is that बैंक लोन के ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट रेट आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होंगे। आरबीआई का डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन होता है, इसको डीओआर बोलते हैं। आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डीओआर, डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, राइट। और इसके डायरेक्टिव टाइम टू टाइम डायरेक्टिव इशू करता है जिसके हिसाब से बैंक इंटरेस्ट डिसाइड करती है। एक टर्म होता है सर्विस चार्ज। देखिए 25,000 तक के प्रायोरिटी सेक्टर लोन पे कोई सर्विस चार्ज या इंस्पेक्शन चार्ज नहीं लगेंगे, लेकिन अगर लोन सेल्फ हेल्प ग्रुप या जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप से लिए हैं तो यह लिमिट हर मेंबर के लिए अलग अलग अप्लाई होती है, पूरे ग्रुप के लिए नहीं अप्लाई होती। फॉर एलिजिबल प्रायोरिटी सेक्टर लोन टू एसएचजी जेएलजी दिस लिमिट इज एप्लीकेबल पर मेंबर एंड नॉट टू द ग्रुप एज अ होल, राइट। तो सर्विस चार्ज की बात हो रही है। फिर बात करें लोन एप्लीकेशन ट्रैकिंग। बैंक को एक रजिस्टर्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। इसमें लोन एप्लीकेशन की रिसीट, अप्रूवल, रिजेक्शन और डिसबर्समेंट का रिकॉर्ड होना चाहिए, साथ ही रीज़न भी मेंशन करना है, राइट। तो यही बताया जा रहा है। अब यह रिकॉर्ड इंस्पेक्टिंग एजेंसी के लिए अवेलेबल रहना चाहिए। अब एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन एप्लीकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया जा रहा है एक्नॉलेजमेंट ऑफ, यहाँ लिखा गया है इशूज़ ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन एप्लीकेशन। आइए समझते हैं ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन एप्लीकेशन क्या है। कि बैंक को लोन एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद एक्नॉलेजमेंट देना जरूरी है। बैंक बोर्ड को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम डिसाइड करना होगा जिसमें वो एप्लीकेंट को अपनी डिसीजन यानी कि दो ही हो सकता है, या तो अप्रूवल होगा या वो रिजेक्शन होगा, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बैंक बोर्ड को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम डिसाइड करना होगा जिसमें वो एप्लीकेंट को अपनी डिसीजन, अप्रूवल या रिजेक्शन रिटर्न फॉर्म में बताए। तो इंटरेस्ट और चार्ज का स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जो बॉरोवर के लिए फेयर हो। लोन प्रोसेस के हर स्टेप का रिकॉर्ड मेंटेन करना और एप्लीकेंट को टाइमली अपडेट देना मैंडेटरी है। यह गाइडलाइन इंश्योर करते हैं कि बॉरोवर को फेयर ट्रीटमेंट मिले और प्रायोरिटी सेक्टर लोन इजीली एक्सेसिबल हो। अब मैं आपको ले चलता हूँ MSMED एक्ट 2006 में, तो इसके इंपॉर्टेंट हाईलाइट को डिस्कस करते हैं। MSMED एक्ट 2006 के थ्रू MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो MSME के क्लासिफिकेशन नॉर्म्स कम्प्लीटली चेंज किए गए हैं। पहले क्लासिफिकेशन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए प्लांट और मशीनरी की कॉस्ट के बेसिस पर होता था और सर्विस यूनिट के लिए इक्विपमेंट की कॉस्ट पर होता था, राइट। अब जो 1 जुलाई 2020 से जो नया डेफिनेशन आया है, और ये सवाल हर एक साल पूछा जाता है, इसीलिए इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ याद करने के लिए। तो देखिए इसका क्या है कि ये कब आया है? 1 जनवरी 2020 से ये इफेक्टिव हुआ है। अब एक यूनिफाइड क्राइटेरिया यूज होता है जो इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर को कंबाइन करता है। देखिए नया डेफिनेशन। तो देखिए एक क्या करते हैं हम, एक टाइमलाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ये मान लीजिए टाइमलाइन है, राइट। तो एक टाइमलाइन मैंने ड्रॉ किया और इस टाइमलाइन में मैंने क्या कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, ऊपर लिखता हूँ मैं इन्वेस्टमेंट और नीचे मैं लिखता हूँ टर्नओवर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 करोड़ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 करोड़ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये लिख देता हूँ 50 करोड़, ठीक है। अच्छा 1 को 5 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 5 करोड़। 10 को 5 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 50 करोड़। और 50 को 5 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 250 करोड़। याद रखना काफ़ी आसान है, आपको केवल ऊपर वाला याद रखना है 1, 10 और 50, और बाकी नीचे वाला अपने आप याद हो जाएगा,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। मैं इसको वाइट एरिया में तो कुछ हो सकता है कि यहाँ पे दिखे, सही से आपको दिखे, जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे क्लैरिटी से आपको शो होगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये मैंने क्या किया, एक टाइमलाइन ड्रॉ किया, ये इन्वेस्टमेंट के लिए और ये टर्नओवर के लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में जो हमारा बेंचमार्क आते हैं, ठीक है, पड़ाव आता है, तो पहले 1 करोड़ का आएगा, फिर 10 करोड़ का आएगा और फिर आएगा हमारा 50 करोड़ का, ठीक है। देखिए 1 करोड़ तक का जो होता है इन्वेस्टमेंट वो हमारा माइक्रो के अंदर आता है। किसके आता है? माइक्रो के अंदर। 1 से लेके 10 के बीच में जो होता है वो स्मॉल के अंदर आता है, और 10 से लेके 50 के बीच में जो आता है वो मीडियम के अंदर आता है, ठीक है। तो ये मैं किसके बेसिस पे बता रहा हूँ आपको? इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे बता रहा हूँ। अब टर्नओवर के बेसिस पे यदि निकालना है तो आपको 1, 10, 50 याद रखना है। इसको 5 से गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 5 करोड़ हो जाएगा। इसको 5 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 50 करोड़ हो जाएगा। इसको 5 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 250 करोड़ हो जाएगा। तो बेसिकली टर्नओवर के बेसिस पे माइक्रो का जो है 5 करोड़ से कम, मीडियम का स्मॉल का 5 से 50 करोड़ और मीडियम का 50 से लेके 250 करोड़। याद रहेगा आपको? बहुत सिंपल है। तो ये आपको नया डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो है ये क्लासिफिकेशन है। वही चीज़ आप यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, वही चीज़ आप यहाँ पे वर्ड में भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि यह क्लासिफिकेशन हर एंटिटी के लिए होता है, ना कि प्रमोटर के बेसिस पर। तो यहाँ लिखा गया है ना, पर एंटिटी बेसिस, ठीक है। यार्डस्टिक की बात हो रही है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन की बात करें तो इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन इनकम टैक्स रिटर्न के पिछले ईयर के डेटा पर बेस्ड होता है। यानी हम ITR देखते हैं, प्रीवियस ईयर का जो ITR है उसके बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते हैं। फिर जो नए इंटरप्राइज हैं, जो नए बिजनेस हैं, उनका इन्वेस्टमेंट सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पर होता है जब तक पहला ITR फाइल नहीं होता है। फिर देखिए एक्सप्लोड एक्सक्लूडेड फ्रॉम टर्नओवर। इसमें देखिए कुछ की पॉइंट्स है जो कि आपको समझने हैं। वो क्या है? एक्सक्लूजन ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब कि टर्नओवर कैलकुलेशन में एक्सपोर्ट वैल्यू को एक्सक्लूड किया जाता है, जो एक्सपोर्टर के लिए एक बड़ा फ़ायदा है। और टर्नओवर डेटा लिंकेज की बात करें तो टर्नओवर की इन्फॉर्मेशन ITR और GST रिटर्न से लिंक की गई है, जो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करती है। और यहाँ पे रिटेल और होलसेल ट्रेड का इंक्लूजन है। अब रिटेल और होलसेल ट्रेड को भी MSME कैटेगरी में रिकॉग्नाइज किया गया है एज पर RBI सर्कुलर, जो कि 7 जुलाई को आया था। तो समझने की बात यह है कि यूनिफाइड क्राइटेरिया से आप MSME को डिफाइन करना ईजी हो गया है। एक्सपोर्ट को एक्सक्लूड करने से इंडियन एक्सपोर्टर को एडिशनल बूस्ट मिला है, और रिटेल और होलसेल ट्रेडर को का इंक्लूजन प्रायोरिटी सेटल लैंडिंग के कवरेज एक्सपेंड करता है। तो ये नई डेफिनेशन और नॉर्म्स MSME के लिए ट्रांसपेरेंट और फेयर इकोसिस्टम बनाते हैं, जो उनकी ग्रोथ और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन को एक्सेलरेट करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं लैंडिंग टू MSME में। सबसे पहला आता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन एप्लीकेशन। समझिए, तो हर लोन एप्लीकेशन का एक्नॉलेजमेंट जरूरी है, चाहे एप्लीकेशन मैनुअल हो चाहे एप्लीकेशन ऑनलाइन हो। हर MSME बॉरोवर का लोन एप्लीकेशन बैंक को लोन एप्लीकेशन बैंक को एक्नॉलेज करना होता है। फिर आता है सीरियल नंबर असाइन करना। यहाँ देखिए लिखा गया है सीरियल नंबर, मतलब कि लोन एप्लीकेशन फॉर्म और एक्नॉलेजमेंट रिसीट पर एक रनिंग सीरियल नंबर लिखना मैंडेटरी है। इसे ट्रैक करना आसान हो जाता है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं वो है इस्टेब्लिश अ सिस्टम फॉर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन, मतलब कि बैंक को एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना होता है जिसमें लोन एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट होगा, बॉरोवर अपनी लोन एप्लीकेशन का ट्रैकिंग कर सके। तो यह गाइडलाइन इंश्योर करती है कि लोन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और बॉरोवर फ्रेंडली हो। सीरियल नंबर और ट्रैकिंग सिस्टम से बॉरोवर को अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करना ईजी हो जाता है। अब मैं आपको कॉमन कोलेटरल गाइडलाइंस के बारे में समझाता हूँ। तो हमने इशू ये देख लिया। अब देखिए कोलेटरल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। देखिए कोलेटरल रिक्वायरमेंट में क्या बताया जा रहा है ये समझते हैं। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि 10 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन, यहाँ लिखा है ना 10 लाख कोलेटरल फ्री लोन, 10 लाख कोलेटरल फ्री लोन, राइट। MSME बॉरोवर के लिए 10 लाख तक के लोन बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के दिए जा सकते हैं। मतलब 10 लाख तक का लोन बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी का MSME बॉरोवर को दिया जा सकता है। फिर आता है हमारा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP यूनिट्स के लिए PMEGP के आने वाले यूनिट्स को भी 10 लाख तक कोलेटरल फ्री लोन मिलते हैं, ठीक है। एक्सटेंड कोलेटरल फ्री लोन ऑफ अप टू 10 लाख पर यूनिट्स अंडर PMEGP। फिर आता है 25 लाख तक कोलेटरल फ्री लोन, लिखा है लोन लिमिट अप टू 25 लाख। मतलब अगर बॉरोवर का गुड ट्रैक रिकॉर्ड और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है तो कोलेटरल फ्री लोन लिमिट 25 लाख तक बढ़ाया जा सकता है, पर उसके लिए अथॉरिटी अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 10 लाख तक 25 लाख तक। PMEGP यूनिट के लिए आने वाले यूनिट्स को भी 10 लाख तक कोलेटरल फ्री लोन मिलते हैं, और 25 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन बढ़ाया गया है। अगर बॉरोवर का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है तो कोलेटरल फ्री लोन लिमिट 25 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए एक है हमारा क्रेडिट गारंटी स्कीम कवर। तो बैंक स्टाफ को इनकरेज किया जाता है कि वह क्रेडिट गारंटी स्कीम का यूज़ करें, और इसे उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का एक पार्ट बनाया गया है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर तो कोलेटरल रिक्वायरमेंट समझ में आया दोस्तों। कोई 10 लाख तक के लोन में एमएसएमई बॉरोवर के लिए 10 लाख तक का लोन बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी का। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर आने वाले यूनिट्स को भी 10 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन मिलता है। अगर बॉरोवर का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है, तो कोलेटरल फ्री लोन लिमिट 25 लाख तक बढ़ाया जा सकता है, पर उसके लिए अथॉरिटी अप्रूवल चाहिए होता है। अब आता है कंपोजिट लोन फैसिलिटी। इसमें एक पॉइंट है जो कि बताया जा रहा है सिंगल विंडो सिस्टम। देखिए, कंपोजिट लोन में एक पॉइंट को याद रखिएगा जो कि है हमारा सिंगल विंडो। मतलब क्या होता है कि बैंक एमएसई एंटरप्रेन्योर को एक कंपोजिट लोन लिमिट 1 करोड़ तक दे सकते हैं जो दोनों नीड को कवर करे। एक तो हमारा वर्किंग कैपिटल नीड को कवर करता है और दूसरा टर्म लोन नीड को कवर करता है। ठीक है, कंपोजिट लोन लिमिट 1 करोड़ का दिया जाता है किसे, एमएसई एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है कि एमएसएमई के लोन प्रोसेस करने के लिए बैंक को ट्रांसपेरेंट और बॉरोवर फ्रेंडली सिस्टम फॉलो करना होता है। कोलेटरल फ्री लोन और सिंगल विंडो कंपोजिट लोन एमएसएमई की फंडिंग को इजी और एक्सेसिबल बनाते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ CLSS की, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। आइए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जनरल क्रेडिट कार्ड, पहले GCC की बात करते हैं। आई थिंक GCC, यस। ओके, तो की हाईलाइट ऑन एमएसएमई लैंडिंग गाइडलाइन। पहले आता है हमारा जनरल क्रेडिट कार्ड। ये क्या होता है, व्हाट इज़ दिस जनरल क्रेडिट कार्ड? देखिए, जनरल क्रेडिट कार्ड यानी GCC एमएसएमई बॉरोवर के लिए काफ़ी हेल्पफुल फैसिलिटी है। इसका मेन फोकस है नॉन फार्म एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी को सपोर्ट करना। यहाँ लिखा गया है ना, नॉन फार्म एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, इन्हांस क्रेडिट फ्लो। ये लिखा है इन्हांस क्रेडिट फ्लो, मतलब GCC के थ्रू एमएसएमई को वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन दोनों के लिए फंड मिलता है, दोनों के लिए मिलता है, चाहे वो आपका वर्किंग कैपिटल हो और टर्म लोन हो, GCC के थ्रू मिलता है। उसके बाद क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर का बेनिफिट होता है। यह प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आता है जिसमें बैंक एमएसएमई बॉरोवर को लोन देना प्रेफर करते हैं। इट इज़ एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। दूसरा बात है इसमें स्मार्ट और डेबिट कार्ड इशुएंस। बैंक GCC को स्मार्ट या डेबिट कार्ड के फॉर्म में इशू करती है जिसमें बायोमेट्रिक कैपेबिलिटी होती है जो ATM और स्वाइप मशीन में यूज की जा सकती है। अब आता है हमारा स्ट्रीमलाइनिंग क्रेडिट फ्लो टू MSE। इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट डज इट मीन स्ट्रीमलाइनिंग क्रेडिट फ्लो टू MSE? एमएसएमई के लिए टाइमली और एडिक्वेट क्रेडिट फ्लो इंश्योर करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए बैंक कुछ स्पेसिफिक स्टेप फॉलो करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी फॉर टर्म लोन। मतलब क्या हुआ कि टर्म लोन के लिए स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन दिया जाता है। एडिशनल वर्किंग कैपिटल, ये यानी कि इमरजेंसी के लिए एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल का ऑप्शन होता है। फिर उसमें हमारा मिड टर्म रिव्यू भी आता है, लिखा है ना, मिड टर्म रिव्यू और वर्किंग कैपिटल लिमिट। मतलब वर्किंग कैपिटल लिमिट का मिड टर्म रिव्यू किया जाता है पिछले साल का एक्चुअल सेल के बेसिस पर। फिर आता है टाइमली क्रेडिट डिसीजन, यानी बैंक को इंश्योर करना होता है कि क्रेडिट डिसीजन टाइमली लिए जाएं ताकि एमएसएमई की नीड्स डिले ना हो। यदि हम बात करें क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म्स की, तो दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह नॉर्म इंश्योर करते हैं कि बैंक का एक्सपोजर स्पेसिफिक इंडस्ट्री और सेक्टर में बैलेंस्ड हो। यदि हम बात करें एक्सपोजर लिमिट की, इफ़ यू टॉक अबाउट द एक्सपोजर लिमिट, तो स्पेसिफिक इंडस्ट्री और सेक्टर में एक्सपोजर को लिमिट करना जरूरी है ताकि रिस्क मैनेज हो सके। इफ़ यू टॉक अबाउट द रेगुलेटरी लिमिट, तो सिंगल और कनेक्टेड काउंटर पार्टी के लिए भी एक्सपोजर लिमिट डिफाइंड है। एक टर्म होता है हमारा लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क LEF। तो अप्रैल 1, 2019 से LEF फ्रेमवर्क अप्लाई होता है जो बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन यानी BCBS के स्टैंडर्ड के साथ अलाइन है। यदि हमारा लार्ज एक्सपोजर है तो लार्ज एक्सपोजर बैंक का Tier 1 कैपिटल का 10% से ज़्यादा डिफाइंड होता है। लिखा है ना, LEF अलाइन विद BCBS स्टैंडर्ड डिफाइनिंग लार्ज एक्सपोजर एज 10% ऑफ द बैंक Tier 1 कैपिटल। तो समझने की बात यह है कि GCC फैसिलिटी एमएसएमई को इजी और क्विक फंडिंग प्रोवाइड करती है जो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी को प्रमोट करती है। स्ट्रीमलाइन क्रेडिट फ्लो एमएसएमई के लाइफ साइकिल के हर फेज में टाइमली सपोर्ट इंश्योर करता है। और जो क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म्स है वो बैंक के लिए रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को स्ट्रांग बनाते हैं। तो एमएसएमई लैंडिंग गाइडलाइन से ये क्लियर होता है कि बैंक का रोल एमएसएमई इकोसिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको की हाईलाइट समझाता हूँ एमएसएमई लैंडिंग गाइडलाइंस में। पहला आता है हमारा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। इसको समझिए क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना एमएसएमई के लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें गवर्नमेंट और बैंक का सपोर्ट भी मिलता है। जैसे इसमें सबसे पहला पॉइंट देखेंगे सब्सिडी बेनिफिट, यहाँ देखिए लिखा गया है। मतलब एमएसएमई को 15% अपफ्रंट कैपिटल सब्सिडी मिलती है जो मैक्सिमम 15 लाख तक हो सकती है। लिखा है ना, 15% अपफ्रंट कैपिटल सब्सिडी अप टू मैक्सिमम ऑफ 15 लाख। दूसरा पॉइंट है एलिजिबल यूनिट। यह स्कीम एमएसई यूनिट, खादी, विलेज और कोर इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल है, कोर इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए अवेलेबल है। इस सब्सिडी का मेन फोकस क्या है, ये जो सब्सिडी देती है बैंक, इसका मेन फोकस क्या है? पहला, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करना। दूसरा, इन्वायरमेंटल कंडीशन और एंटी पॉल्यूशन मेजर्स
को इम्प्लीमेंट करना। तीसरा, एनर्जी कंजर्वेशन और मॉडर्न पैकेजिंग टेक्निक अडॉप्ट करना। चौथा, ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल और इन हाउस टेस्टिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करना। अब मैं आपको जीसीसी के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट और समझा देता हूँ। जीसीसी आप जानते ही होंगे, जनरल क्रेडिट कार्ड होता है। तो बेसिकली एमएसएमई के लिए जीसीसी एक इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है जो नॉन फार्म एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी को सपोर्ट करती है। जीसीसी से एमएसएमई को वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन दोनों मिलते हैं। यह फैसिलिटी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आती है। जीसीसी स्मार्ट कार्ड या डेबिट कार्ड के फॉर्म में इशू होता है, जिसमें बायोमेट्रिक कैपेबिलिटी होती है जो एटीएम और स्वाइप मशीन में यूज हो सकती है। स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में मैंने आपको बताया। स्टैंड बाई क्रेडिट मिलना, एमएसएमई के लिए टाइमली और सफिशिएंट फाइनेंशियल सपोर्ट इंश्योर करना बहुत जरूरी है। इसमें पहला आता है हमारा स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी। टर्म लोन के लिए स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है जो इमरजेंसी में काम आता है। एडिशनल वर्किंग कैपिटल मिलता है इमरजेंसी नीड के लिए। देखिए यहाँ लिखा जा रहा है, यहाँ पे क्या पॉइंट है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल, राइट। एडिशनल वर्किंग कैपिटल फॉर इमरजेंट नीड। एमएसएमई की इमरजेंट नीड के लिए एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल का प्रोविजन होता है। फिर आता है हमारा मिड टर्म रिव्यू, यानी वर्किंग कैपिटल लिमिट का मिड टर्म रिव्यू किया जाता है प्रीवियस ईयर के एक्चुअल सेल के बेसिस पर। और फिर आता है टाइमलीनेस ऑफ फॉर क्रेडिट डिसीजन, यानी कि बैंक को इंश्योर करना होता है कि क्रेडिट अप्रूवल टाइमली हो ताकि एमएसएमई की फाइनेंशियल नीड डिले ना हो। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन सब्सिडी से एमएसएमई अपनी प्रोसेस और क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। फिर जीसीसी के बारे में हमने बात की कि जीसीसी फैसिलिटी नॉन फार्म एंटरप्रेन्योर के लिए इजी और एक्सेसिबल फंडिंग ऑप्शन है और स्ट्रीमलाइन क्रेडिट फ्लो एमएसएमई के हर ग्रोथ फेज में फाइनेंशियल सपोर्ट इंश्योर करता है। चलिए अब मैं आपको क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म के बारे में समझाता हूँ। देखिए, क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म का मेन एम है कि बैंक का लोन पोर्टफोलियो सेफ रहे और किसी एक सेक्टर या बोरोवर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। यही मतलब होता है ना क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म का। इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है कि बैंक का जो लोन पोर्टफोलियो है वो सेफ रहे और किसी एक सेक्टर या बोरोवर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी ना हो। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक लिमिट और गाइडलाइन डिफाइन की गई हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। स्पेसिफिक सेक्टर लिमिट की बात करें तो बैंक को अपने लोन एक्सपोजर को डाइवर्सिफाई करना होता है ताकि रिस्क मैनेज हो सके। किसी एक इंडस्ट्री या सेक्टर के ऊपर ज़्यादा एक्सपोजर अलाउड नहीं है। और यहाँ पे एक और पॉइंट बताया जा रहा है, रेगुलेटरी लिमिट, मतलब कि सिंगल बोरोवर और ग्रुप ऑफ कनेक्टेड बोरोवर के लिए अलग अलग एक्सपोजर लिमिट सेट की गई हैं। एक होता है हमारा लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क, एलईएफ, जो 1 अप्रैल 2019 से इम्प्लीमेंट हुआ है। बैंक के लिए एक स्टैंडर्डाइज गाइडलाइन है जो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के लिए स्टैंडर्ड के साथ अलाइंग है। जब किसी बोरोवर का लोन एक्सपोजर बैंक के टियर 1 कैपिटल का 10% से ज़्यादा हो तो उसे लार्ज एक्सपोजर माना जाता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जब किसी बोरोवर का लोन एक्सपोजर बैंक का जो टियर 1 कैपिटल है, मान लीजिए बैंक का टियर 1 कैपिटल है 100 करोड़, इसका 10% कितना हो जाएगा? 10 करोड़। तो मान लीजिए कि किसी बोरोवर का लोन एक्सपोजर जो है 10 करोड़ से ज़्यादा होगा तो फिर वो एलईएफ माना जाता है, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के अंदर आता है। तो ये क्लासिफिकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। अब आता है हमारा इंडिविजुअल, ग्रुप या काउंटर पार्टीज एनबीएफसी। समझिए, अब समझते हैं सिंगल बोरोवर और ग्रुप ऑफ बोरोवर के लिए क्या एक्सपोजर लिमिट है। देखिए, सिंगल काउंटर पार्टी एक्सपोजर लिमिट मतलब कि एक बोरोवर के लिए बैंक का एक्सपोजर टियर 1 कैपिटल के 20% तक का हो सकता है। एक्सेप्शनल केस में यह लिमिट 5% एक्स्ट्रा हो सकता है, यानी कि 25%। समझ में आइए, मैक्स में इसके ऊपर हो नहीं सकता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि बैंक का टियर 1 कैपिटल 1000 करोड़ है, तो 1000 करोड़ का 5% यदि आप 20% यदि निकालेंगे तो कितना होगा? 20 करोड़ होगा, 200 करोड़ होगा। तो मान लीजिए किसी पार्टिकुलर बोरोवर के लिए बैंक का जो एक्सपोजर है वो 200 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके। एक्सेप्शनल केस में यह लिमिट 5% एक्स्ट्रा दी जा सकती है, यानी 25 यानी 250 करोड़ तक हो सकता है। यदि ग्रुप ऑफ कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड काउंटर पार्टी हैं तो उनके लिए भी जो लिमिट है वो टियर 1 कैपिटल का 25% तक है। अच्छा, कनेक्टेड काउंटर पार्टी का क्या क्राइटेरिया है वो जरा देख लेते हैं। देखिए, क्या एक बोरोवर दूसरे से कनेक्टेड है, इसे पता लगाने के लिए 2 मेन क्राइटेरिया होते हैं। पहला होता है कंट्रोल रिलेशनशिप, यानी जब एक बोरोवर का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल किसी दूसरे बोरोवर पर हो या दोनों किसी तीसरे पार्टी के कंट्रोल में हो तो उसे हम लोग कहते हैं कंट्रोल रिलेशनशिप। मीन्स वन काउंटर पार्टी हैज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द अदर और इज कनेक्टेड बाय अ थर्ड पार्टी। ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है ग्रुप और कनेक्टेड काउंटर पार्टी का, वो है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, यानी अगर एक बोरोवर को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है और इससे दूसरे बोरोवर की रिपेमेंट कैपेसिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है तो उन्हें कनेक्टेड माना जा सकता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ एक को और दूसरे पे उसका इम्पैक्ट पड़ा, फंडिंग और रिपेमेंट डिफिकल्टीज आया दूसरे को, तो इसको हम लोग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी मान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 2 पॉइंट आपको बताए। पहला बताया आपको कंट्रोल रिलेशनशिप, जब एक बोरोवर का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल किसी दूसरे बोरोवर पर हो, ये कहलाता है हमारा कंट्रोल रिलेशनशिप। और तीसरा होता है मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन, जब एक बोरोवर का एक्सपोजर टियर 1 कैपिटल का 5% से ज़्यादा होता है तो बैंक को कनेक्टेड काउंटर पार्टी को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है।
ठीक है। तो क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म बैंक के रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रांग बनाते हैं। एलईएफ फ्रेमवर्क इंश्योर करता है कि बैंक का एक्सपोजर सेफ हो और पीसीबीएस स्टैंडर्ड के साथ अलाइन हो। कनेक्टेड काउंटर पार्टी का आइडेंटिफिकेशन बैंक के लिए मैंडेटरी है जब एक्सपोजर 5% से ज़्यादा हो। तो बेसिकली क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म बैंकिंग सिस्टम को सेफ और एफिशिएंट बनाते हैं, राइट। आगे बात करते हैं हम लोग एक्सपोजर लिमिट एंड रेगुलेशन में कुछ की पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, आइए देखते हैं। चलिए और भी कुछ पार्टीज़ के कनेक्टेड एक्सपोजर लिमिट देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉवरेन कनेक्टेड एंटिटीज़ के बारे में। अगर कोई एंटिटी सॉवरेन है यानी सरकार से जुड़ी हुई है तो उससे कनेक्टेड काउंटर पार्टी के ग्रुप का पार्ट नहीं माना जाता। देखिए लिखा गया है ना, एग्जाम्पशन फॉर सॉवरेन कनेक्टेड एंटिटी। मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सॉवरेन मतलब क्या होता है, अगर कोई एंटिटी सॉवरेन यानी सरकार से जुड़ी हुई है तो उसे कनेक्टेड काउंटर पार्टी के ग्रुप का पार्ट नहीं माना जाता। इसका मतलब सरकार से कनेक्टेड एंटिटीज़ का अलग ट्रीटमेंट होता है और यह एक्सपोजर लिमिट में इंक्लूड नहीं होता। समझ में आया दोस्तों? ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक गवर्नमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको प्राइवेट एंटिटीज़ के ग्रुप के साथ काउंट नहीं किया जाए। अगर एक गवर्नमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसको प्राइवेट एंटिटी के ग्रुप के साथ काउंट नहीं किया जाएगा। वही होता है एग्जाम्पल ऑफ सॉवरेन एंटिटी। अब बात करते हैं एनबीएफसी के। एनबीएफसी आप जानते ही होंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को हम लोग एनबीएफसी बोलते हैं। चलिए इसके एक्सपोजर की बात करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन पर स्पेसिफिक एक्सपोजर लिमिट लगाई है। एक सिंगल एनबीएफसी पर एक्सपोजर सिर्फ 20% तक हो सकता है टियर 1 कैपिटल का। और यदि हमारे एक ग्रुप ऑफ कनेक्टेड एनबीएफसी की बात करें तो लिमिट जो है टियर 1 कैपिटल का 25% तक हो सकता है। ठीक है। कुछ एनबीएफसी के लिए यह रेस्ट्रिक्शन इसलिए है ताकि बैंक ओवर एक्सपोज ना हो जाए किसी एक सेक्टर या ग्रुप में। अच्छा, कुछ एनबीएफसी के लिए आरबीआई ज़्यादा स्ट्रिक्ट लिमिट भी लगा सकती है रिस्क परसेप्शन के बेसिस पर। लिखा है ना कि स्ट्रेटजिक लिमिट फॉर सम एनबीएफसी कैटेगरी बेस्ड ऑन रिस्क परसेप्शन, यानी कुछ एनबीएफसी के लिए आरबीआई ज़्यादा स्ट्रिक्ट लिमिट भी लगा सकती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि 5% का एडिशनल फॉरबियरेंस जो दूसरी सिचुएशन में मिलता है वो यहाँ अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि स्ट्रिंजेंट लिमिट फॉर सम एनबीएफसी कैटेगरी बेस्ड ऑन रिस्क परसेप्शन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो 5% का एडिशनल फॉरबियरेंस जो दूसरी सिचुएशन में मिलता है वो यहाँ अप्लाई नहीं होता। अभी मैंने आपको बोला था ना कि जो 20% होता है और ज़्यादातर आप उसको एक्सटेंड करके 25% तक कर सकते हैं टियर 1 कैपिटल का जो मैक्सिमम एक्सपोजर होता है, वो एनबीएफसी में अप्लाई नहीं होता। सिंगल एक्सपोजर 20% ही रहेगा, 25 कभी नहीं होगा, और ग्रुप ऑफ कनेक्टेड एनबीएफसी है तो 25% होगा। ये बातें समझ में आई? अच्छा, तो एग्जांपल के लिए अगर एक एनबीएफसी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है तो उसका एक्सपोजर और राइट और टाइट कंट्रोल में होगा। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सपोजर लिमिट ऑन एनबीएफसी। अब मैं आपको ले चलता हूँ स्टैट्यूटरी एंड अदर रेस्ट्रिक्शन ऑन सम क्रेडिट। इसके बारे में आइए बात करते हैं। इसमें आप एक टर्म दे सकते हैं एलटीए, लुक थ्रू अप्रोच, ये दे सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द restriction on advance and investment, right। stringent limit for NBFC कैटेगरी मैंने बताया। कैपिटल इन्फ्यूजन पोस्ट बैलेंस शीट, यानी कैपिटल इन्फ्यूजन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट मे काउंट टुवर्ड टियर 1 कैपिटल। लुक थ्रू अप्रोच मैंडेटरी होता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट अंडरटेकिंग के लिए एंड सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल के लिए, ताकि हम रिलेवेंट काउंटर पार्टी को डिटरमाइन कर सकें कि ये काउंटर पार्टी में कौन कौन एलिजिबल है, राइट। तो फिर हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन एडवांसेज एंड इन्वेस्टमेंट। तो आरबीआई ने कुछ स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं जिनके हिसाब से बैंक कुछ टाइप के एडवांस और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आइए इनको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए कहाँ कहाँ बैंक एडवांस नहीं कर सकते वो ज़रा देखिए। बैंक अपने ही शेयर के अगेंस्ट या अपने शेयर में एडवांस देना अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो अपने शेयर के अगेंस्ट एडवांस नहीं दे सकते, राइट, डायरेक्टर या उनके रिलेटिव को, ठीक है। डायरेक्टर, उनके रिलेटिव और उनकी इंटरेस्टेड एंटिटी के लिए भी रिस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब अगर कोई बैंक डायरेक्टर या उनका रिलेटिव है तो उनको एडवांस या इन्वेस्टमेंट नहीं दिया जा सकता। फिर क्या कह रहा है, दूसरे बैंक के डायरेक्टर और सीनियर ऑफिशियल के रिलेटिव को भी सिमिलर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होते हैं। तो पहला मैंने बताया कि अपने शेयर के अगेंस्ट एडवांस नहीं दे सकते। फिर जो डायरेक्टर हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, ठीक है, और उनकी जो इंटरेस्टेड एंटिटीज़ हैं उनके लिए भी रिस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब अगर कोई बैंक डायरेक्टर या उनका रिलेटिव है तो उसको एडवांस या इन्वेस्टमेंट नहीं दिया जा सकता। और तीसरा पॉइंट बताया कि दूसरे बैंक के डायरेक्टर हो या दूसरे बैंक के ऑफिशियल हो, उनके रिलेटिव हो, उनको भी सिमिलर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बैंक डायरेक्टर अपने ही बैंक से लोन लेना चाहता है तो वह अलाउड नहीं है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, बैंक से कुछ स्पेसिफिक एसेट या इंडस्ट्रीज़ को भी फाइनेंस नहीं कर सकते। आइए उनकी लिस्ट देखते हैं कौन कौन से स्पेसिफिक एसेट हैं, जैसे कि गोल्ड या बुलियन।
चाहे वो ETF ही क्यों ना हो। देखिए लिखा गया ना, गोल्ड बुलियन एंड प्राइमरी गोल्ड, ETF हो, म्यूचुअल फंड हो या फिजिकल गोल्ड हो, ठीक है। इंडस्ट्रीज जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को यूज करती है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखा है ना, इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फिर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, जहाँ ऑपरेशन जहाँ होता है, जहाँ पे बाईबैक होता है शेयर और सिक्योरिटीज़ का। फिर कुछ सेंसिटिव कमोडिटीज जो सेलेक्टिव ट्रेड कंट्रोल के अंदर आती हैं, जैसे शुगर या वीट, वहाँ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन फाइनेंसिंग। इसका मतलब बैंक प्रमोटर के प्रोजेक्ट के लिए उनका इनिशियल कंट्रीब्यूशन फाइनेंस नहीं कर सकते। इसके अलावा स्टॉक एंड कमोडिटी ब्रोकर के लिए फाइनेंस लिमिटेड है। शेयर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट फाइनेंस भी रिस्ट्रिक्टेड है। इसे मार्केट मैनिपुलेशन और अननेसेसरी रिस्क को अवॉइड किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ बैंक नहीं कर सकती, इसके अगेंस्ट एडवांस नहीं दे सकती, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या पॉइंट्स है इस टॉपिक में जो कि हमें समझना है। तो चलिए अब बात करते हैं RBI के एक स्पेसिफिक गाइडलाइन के बारे में जो लार्ज बोरोवर के लिए क्रेडिट सप्लाई को रेगुलेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्हांसिंग क्रेडिट सप्लाई फॉर लार्ज बोरोवर थ्रू मार्केट मैकेनिज्म। सिंपल और आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्पेसिफाइड बोरोवर क्या होता है। आप यहाँ पे वर्ड देखेंगे स्पेसिफाइड बोरोवर, इसका मतलब क्या होता है। अगर किसी बोरोवर का एग्रीगेट सैंक्शन क्रेडिट लिमिट, ये जो वर्ड लिखा है ना ASCL, इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीगेट सैंक्शन क्रेडिट लिमिट। अगर किसी बोरोवर का एग्रीगेट सैंक्शन क्रेडिट लिमिट 10,000 करोड़ से ज़्यादा है तो उसे स्पेसिफाइड बोरोवर कहते हैं। सिंपल भाषा में यह बड़े बोरोवर हैं जो ह्यूज क्रेडिट लिमिट लेते हैं, ठीक है। 10,000 करोड़ से ज़्यादा इनका बोरोइंग है, ठीक है। अब एक होता है हमारा NPLL। तो एग्जाम्पल के लिए अगर एक कंपनी का टोटल सैंक्शन क्रेडिट 12,000 करोड़ है तो वह स्पेसिफाइड बोरोवर की कैटेगरी में आएगा। NPLL के बारे में, NPLL क्या होता है, नॉर्मली परमिटेड लैंडिंग लिमिट। NPLL का मतलब है कि स्पेसिफाइड बोरोवर को जो एडिशनल फंड मिलते हैं उसका 50% तक बैंक लैंडिंग के लिए यूज कर सकती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मतलब अगर बोरोवर का ASCL पहले ही 10,000 करोड़ था और उसने 2,000 करोड़ और रेज किए तो बैंक उसको 1,000 करोड़ तक और लैंड कर सकता है। फिर से मैं रिपीट कर दूँ, देखिए नॉर्मल परमिटेड लैंडिंग लिमिट के मतलब ये होता है कि स्पेसिफाइड बोरोवर का जो एडिशनल फंड मिलते हैं उसका 50% तक बैंक लैंडिंग के लिए यूज कर सकती है, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए कि एक कोई बोरोवर है, उसका जो ASCL है वो पहले ही 10,000 करोड़ है था, मतलब ASCL समझ में आया ना। ASCL मतलब कि किसी बोरोवर का एग्रीगेट सैंक्शन क्रेडिट लिमिट, ठीक है। तो सभी बोरोवर का अपना अपना ASCL होता है। यदि 10,000 करोड़ मान लीजिए किसी का ASCL है तो उससे ज़्यादा यदि बोरोइंग किया हुआ है, आप इस तरह के कंटेंट चाहते हैं, चाहे वो PDF हो, वीडियोज़ हो, मॉक टेस्ट हो, पूरे इंटायर CIB के सिलेबस के लिए, तो हमारे पास CIB का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसके अंदर PDF, वीडियोज़, मॉक टेस्ट, कैप्सूल कंटेंट ये सभी मिलता है। ये 8 मंथ के लिए वैलिड रहता है। इसके अंदर 1650 प्लस लर्निंग मटेरियल हैं, कुछ फ्री कंटेंट भी हैं सैम्पल के रूप में, जिसमें आप जाके देख सकते हैं किस प्रकार का कंटेंट है। टेस्ट हैं, आप कोई टेस्ट दे सकते हैं। PDF है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन देखने के लिए, प्रिंट निकाल सकते हैं PDF का ऑफलाइन रीडिंग के लिए। इस कोर्स का मैं आपको फीचर बताऊं तो इसके अंदर आपको मिलता है यूनिट वाइज थ्योरी और MCQ PDF, उसके बाद आपको मिलता है वीडियोस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और फ्रेंड्स सबसे परफेक्ट टाइम है CIB के प्रिपरेशन का अभी ही। और इस कोर्स के अंदर दोस्तों आपको हर एक वो चीज़ें मिलती है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बात करें और यदि आप इस कोर्स में इनरोल हो जाते हैं तो आपको मैकमिलन बुक परचेज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जितने भी नोट्स बनाए गए हैं वो मैकमिलन बुक के प्रत्येक लाइन से बनाए गए हैं। इसका कॉस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक अवेलेबल है, यानी तो मैं कोर्स का लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद यदि आपको एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में ज्वाइन करना है, जैसे मान लीजिए AVM आपका बचा हुआ है तो AVM का भी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अवेलेबल है। कॉस्ट यहाँ आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको टेस्ट, PDF, वीडियोज़ ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। जैसा कि हमने देख रखा है 6 मंथ तक वैलिडिटी है, यानी नेक्स्ट CIB एग्जामिनेशन तक वैलिड रहेगा। और इसके अंदर आपको 300 प्लस लर्निंग मटेरियल मिलते हैं PDF, वीडियोस और मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में। उसी प्रकार से हमारा BFM का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। यदि आप सभी चीज़ें इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल हैं। यदि आप इफ़ यू आर इन well versed, if you want lectures in English then that is also available, and in Hindi it is also available. So BFM का comprehensive course है जिसके अंदर PDF, वीडियोज, मॉक टेस्ट, डेली क्विजेस ये सभी चीज़ें मिलती हैं।
और ये भी 6 मंथ वैलिडिटी है, 500 प्लस लर्निंग मटेरियल है, राइट। तो आप इसमें भी इनरोल हो सकते हैं। AVFM का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, BRBL का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है और इलेक्टिव पेपर का भी ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। पाँचों इलेक्टिव पेपर के कंटेंट मिलते हैं। तो यदि आपको किसी प्रकार की डाउट है CIB से रिलेटेड तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, क्योंकि हमारा जो चैनल है ये लगभग पिछले 5 साल से CIB के एस्पिरेंट को हेल्प कर रहा है उनके CIB को क्लियर करने में। तो आप निश्चित रूप से इस पार्टिकुलर इन सभी कोर्स पे रिलाई कर सकते हैं। कुछ हमारे आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स मिल जाएगा, जिन लोगों ने हमारे कोर्स लेकर CIB को क्वालिफाई किया है उसका टेस्टिमोनियल्स है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो भी डाल रखा है।